हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शिक्षा संगम पे। तो जैसे कि आपको पता है आर ओ की हमारी सीरीज़ चल रही थी जिसमें हम जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको डिस्कस कर रहे थे। तो चलिए उसको हम आगे बढ़ाते हैं क्योंकि आर ओ का नोटिफिकेशन आ भी सकता है किसी वक्त, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं। और एक बार अगर नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आप ये PYQ जो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, बहुत कुछ होता है पढ़ने के लिए। तो चलिए बने रहिए, करते हैं। तो 65 क्वेश्चन से देख रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है? ठीक है, आंसर ऑप्शन है आपका सागौन, सागवान, ओक, उसके बाद है चेस्टनट, फिर है जैतून। तो इसका आंसर आपको दिख रहा होगा, आंसर है इसका सागवान। तो सागन वृक्ष जो है, सागौन का वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है, बल्कि उष्ण कटिबंधीय वनों में पाया जाता है। ओक, चेस्टनट, जैतून भूमध्य सागरीय वनों में पाए जाते हैं। भारत में उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वाले वन बहुतायत में पाए जाते हैं। आपको पता होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा हमारे उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। ये वन भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 100 से 200 सेमी तक होती है। ये वन गर्मी के प्रारंभ में ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, यानी कि ये सीजनल होते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ वन या मानसूनी वन भी कहते हैं। ये वृक्ष अधिक लंबे व घने नहीं होते हैं। इन वनों में साल, सागवान, शीशम, चंदन आदि प्रकार के आदि प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों का विस्तार हिमालय के गिरिपाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में है। संपूर्ण सागौन क्षेत्र का 50% हिस्सा जो है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो अभी जो है फॉरेस्ट रिपोर्ट भी आई होगी, ठीक है। तो आप फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आती है उसको भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी वहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा करंट अफेयर में कि बताइए किस स्टेट में वृद्धि हुई है या किस स्टेट ने जो है वो वनों के मामले में अपना ह्रास किया है, यानी कि उनके जो है वन घटते जा रहे हैं। तो इस तरीके से भी करंट अफेयर में क्वेश्चन बनते हैं वनों से। अच्छा टॉपिक है। 66 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है? तो इसके ऑप्शन है कुंडापुर, होन्नावार, मापले, कोरिंगा। आंसर है इसका डी, कोरिंगा। तो कोरिंगा मैंग्रोव क्षेत्र जो है वो गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है। यह भारत के सुंदरबन के बाद दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। उल्लेखनीय है कि मैंग्रोव या अनुपवन ऐसे क्षेत्र होते हैं जो खारे पानी या खारे पानी या अर्ध खारे पानी में विकसित होते हैं। ये सामान्यतः समुद्र के किनारे उगते हैं। इसके अंतर्गत जो है राइजोफेरा प्रजाति के वृक्षों का विकास होता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में मैंग्रोव आवरण में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। देश के कुल मैंग्रोव आवरण 4,992 वर्ग किलोमीटर है। मैंग्रोव आवरण में वृद्धि प्रतिशत करने वाले राज्य जो हैं 3, टॉप देख लीजिएगा आप कौन से हैं। उड़ीसा है जिनमें मैंग्रोव वृद्धि हुई है, टॉप है ये। उसके बाद है महाराष्ट्र, देन कर्नाटका। तो ये 3 स्टेट हैं। इस तरीके से मैं आपको बता रही थी कि ऐसे क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर जो है स्थल भारत के किसी राज्य में स्थित है? तो होकेरा बैटलैंड, उसके बाद है पॉइंट कैलीमेरे वन्य जीव और पक्षी अभयारण्य, उसके बाद है त्योस मोरेरी झील, उसके बाद है बुलर झील। तो आपको बताना है कि आंसर इसका क्या होगा। तो आंसर है इसका बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ एक्ट दिए गए हैं और इनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो पहला आपको दिया है प्रोजेक्ट हाथी, जैव विविधता अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, उसके बाद है प्रोजेक्ट टाइगर। तो आपको मैंने पहले किसी वीडियो में बताया भी था, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, ठीक है। उसके बाद है आपका जैव विविधता, आपको पता होगा ये 2002, बहुत फेमस है, कई बार आयोग ने इस पर क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद है आपका वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ये आपका 1972 में है, तो ये 1972। उसके बाद प्रोजेक्ट हाथी, तो प्रोजेक्ट हाथी आपका 1992 में। तो ये आपका है। इस तरीके से आप लगाएंगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा? तो चूँकि आप देख सकते हैं सबसे पहले आपका आएगा वन्यजीव जो है संरक्षण अधिनियम, तो यहाँ पर हम ये काट देंगे, ये आ जाएगा। उसके बाद फिर हमारा आएगा प्रोजेक्ट टाइगर, तो
प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि कितने कौन सा है, 3/4 यानी कि ए, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं एक बार इनको। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, उसके बाद प्रोजेक्ट हाथी 1992, जैव विविधता अधिनियम 2002। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है? तो मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है, बताना है आपको। तो जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, इजराइल, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, तुर्की। तो ये अगेन मैपिंग का क्वेश्चन है, आपको ने बताना है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो चलिए फिर मैप में देख लेते हैं कि मध्य पूर्वी एशिया में जो है हमारे मिडिल ईस्ट में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले ये दिख रहा है आपको सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब। उसके बाद आपको दिख रहा होगा ये यमन इधर, उसके बाद आपको ओमान दिख रहा होगा इधर, ठीक है, और ये यूनाइटेड अरब अमीरात से। उसके बाद है हमारा ये इराक, फिर उसके बाद देख सकते हैं आप हल्का सा ये लगा हुआ है ये सीरिया, फिर यहीं पे हमारा है लेबनान, और ये मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, इधर ही आप देख सकते हैं जॉर्डन, ठीक है। उसके बाद है हमारा यहीं पे कहीं ये है कतर, और इधर ही है ये कुवैत। तो ये भी हमारा जो है मिडिल ईस्ट का पार्ट है। उसके बाद देखते हैं ये टर्की, ये हमारे यहाँ पर हल्का सा लगा हुआ ये इज़राइल है, ये दिख रहा होगा आपको। तो इधर है ये हमारा इज़राइल, ये दिख रहा होगा यरूशलेम। तो और यहीं से हमारा है फ़िलिस्तीन। उसके बाद है फिर यही कंट्रीज़ हैं बस हमारी जो मैंने आपको बताई थी, ये सीरिया, इराक, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, यूनाइटेड स्टेट अमीरात, ओमान, यमन, इधर है हमारा ये इज़राइल, लेबनान, और ये सीरिया। ये सारे देश आते हैं हमारे, ये इतने देख रहे हैं आप। तो ये सारे देश मिडिल ईस्ट में आते हैं और आपको इनकी मैपिंग कर लेनी है। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस आ गए। यहाँ देख सकते हैं आप, तो इधर जॉर्डन है, इज़राइल है, इराक है, ईरान है, ठीक है। उधर इराक ईरान भी देखिए आपने, लेबनान, यमन, कतर, सीरिया, तुर्की, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, फ़िलिस्तीन। उसके बाद है संयुक्त अरब अमीरात और फिर साइप्रस। तो यहाँ पर देख सकते हैं जॉर्डन भी था, इज़राइल भी, लेबनान भी और इज़राइल भी, सीरिया और लेबनान भी थे, और जॉर्डन और तुर्की भी थे। तो यानी कि सभी देश जो हैं कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट का पार्ट है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कोई भी आंसर जो इसमें सही नहीं है, आयोग के द्वारा कुछ ना कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। तो आप यहाँ पर मैपिंग कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? तो बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध। तो आंसर है इसका बलूचिस्तान। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, अरब सागर तट पर स्थित है। यह बंदरगाह पाकिस्तान और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी कि CPEC की योजना में उत्कृष्ट रूप से शामिल है, और इसे जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और समुद्री सिल्क रोड परियोजना के बीच में एक कड़ी माना जाता है। तो आपको पता है चाइना जो है पाकिस्तान का अच्छा दोस्त है। चलिए फिर अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 1917 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो आगरा में, कलकत्ता में, पटना, वाराणसी। तो इसका आंसर है बी, कोलकाता में। 1817 में डेविड हेयर द्वारा कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। यह एशिया का सबसे पुराना आधुनिक शैक्षणिक संस्थान है। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। आपने हिस्ट्री अगर पढ़ी है, घटना चक्र में भी दे रखा है इसके बारे में डिटेल, तो अगर आपने वो पढ़ी हैं, लगाए हैं, तो अच्छे से कर लोगे। घटना चक्र तो इस तरीके से समझिए जैसे कि एक मूल मंत्र है और एक बोलते हैं ना कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर उसको स्किप करते हैं तो फिर पता नहीं, हो सकता है हो जाता है सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजी हो एग्ज़ाम निकालने की, बट मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल है। घटना चक्र बहुत अच्छे से जो है हमारे क्वेश्चन को कवर करा देती हैं। चलिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है? तो इसका आंसर देख सकते हैं, आंसर है इसका डी, संवेग संरक्षण। रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। न्यूटन के द्वितीय नियम के साथ साथ न्यूटन के तृतीय नियम के संयोजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है संवेग संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार यदि एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा हो तो उसे निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, ठीक है, उस निकाय का
कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात संरक्षित रहता है। संवेग संरक्षण के उदाहरण अन्य उदाहरण हैं, जैसे हवा से भरे गुब्बारे, बंदूक से निकली गोली, ये आदि इसी तरीके के उदाहरण हैं। चलिए फिर अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर।